आपके कॉलीग की फैमिली लाइफ, मतलब उसकी पूरी दुनिया लाइन पर है, और दूसरी तरफ बैंक के आयरन क्लैड रूल्स। क्या करोगे? टफ वन। या सोचो एक मैसिव नेचुरल डिजास्टर आ गया है, एक प्रेग्नेंट लेडी को बचाना है, और उसको बचाने का एक ही तरीका है, लॉ तोड़ना। इंटरेस्टिंग है ना? है ना? ये सिर्फ फिल्मों में नहीं होता दोस्त, ये है रियल लाइफ एथिकल डिलेमास जो टॉप ऑफिसर्स हर दिन फेस करते हैं। एग्जैक्टली। और आज हम इन्हीं सिचुएशंस को ऐसे डाइसेक्ट करेंगे जैसे एक मास्टर क्लास हो। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। तो चलो इस अमेजिंग डिस्कशन में जंप करने से पहले फटाक से वो सब्सक्राइब बटन दबा दो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। हाँ, जैसे कोई इमरजेंसी अलर्ट हो। और नीचे कमेंट करके बताओ आपने सबसे टफ डिलेमा कौन सा फेस किया है। लेट्स गेट दिस मास्टर क्लास स्टार्टेड। बिल्कुल, वेलकम एवरीवन। तो ये है आज का हमारा लर्निंग मैप। हम एथिक्स के स्टडीज की गहराई में उतरेंगे एक एक करके। हाँ, पहले हम एक बैंकर के एम्पैथी और ड्यूटी के कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे, फिर एक डिजास्टर सिचुएशन में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के डिसीजन मेकिंग को एनालाइज करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक फीमेल ऑफिसर के वर्क लाइफ बैलेंस के स्ट्रगल को एक्सप्लोर करेंगे। और हम अभी शुरू ही कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट हम वर्क प्लेस हरासमेंट और लीडरशिप के रोल पर चर्चा करेंगे। ओके। फिर सोशल मीडिया बुलिंग की ट्रिकी दुनिया में डाइव करेंगे। ओके। उसके बाद एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड लेबर के इशू को समझेंगे, और आखिर में एक म्युनिसिपल कमिश्नर के सामने जो करप्शन और प्रेशर का डायलेमा है उसे डाइसेक्ट करेंगे। फैंटास्टिक। चलिए पहली केस स्टडी से शुरू करते हैं। ओके, तो पहला केस अनपैक करते हैं। ये क्वेश्चन 2023 से है। यू आर वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव इन अ नेशनलाइज्ड बैंक। अ कोलीग ऑफ योर्स, हर फादर नीडेड एन अर्जेंट सर्जरी। शी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड पेइंग इट बैक। हाउ वुड यू रिएक्ट टू द सिचुएशन? और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्पैथी एंड फिड्यूशियरी ड्यूटी। एग्जैक्टली। चलो पहले सेगमेंट में आते हैं। हेडिंग, एम्पैथी वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स इन बैंकिंग। ठीक है। बेसिकली ये केस स्टडी एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक बैंक मैनेजर ने कंपैशन से एक कुलीग की हेल्प करने के लिए बैंक के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। भले इंटेंशन मतलब इरादा नोबल था दोस्त, पर एक्शन फंडामेंटली गलत था। समझे? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लो आपका बेस्ट फ्रेंड एग्जाम में फेल हो रहा है और आप उसकी हेल्प करने के लिए उसे अपनी आंसर शीट से कॉपी करने देते हो। अच्छा एग्जाम्पल है। आपका इंटेंशन तो प्योर है, दोस्त की मदद करना, लेकिन तरीका चीटिंग है जो फंडामेंटली अनएथिकल है। तो ये एक परफेक्ट एनालॉजी है। एब्सोल्युटली। आप देखते हैं कि इस आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है। पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है। सोर्स मटेरियल बहुत क्लियर है। सबसे पहले सारे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है। सोचो कौन कौन इन्वॉल्व है। ओके। आप बैंक एग्जीक्यूटिव, आपकी कॉलीग, उसके फादर, बैंक मैनेजर, बैंक खुद एक इंस्टीट्यूशन है, वो डोमेंट अकाउंट होल्डर जिसका पैसा यूज हुआ। हाँ, उसको तो भूल ही गए। राइट। फिर बाकी बैंक कस्टमर्स और सोसाइटी एट लार्ज। स्टेक होल्डर्स को शुरू में मेंशन करने से आपके आंसर को एक सॉलिड बेस मिलता है, याद रखना। गॉट इट। तो इंट्रो के बाद आती है मेन बॉडी। क्वेश्चन का पार्ट ए एथिकल इश्यूज के बारे में पूछता है। पहला इशू काफी बड़ा लग रहा है, वायलेशन ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी। ये आखिर है क्या और इसको मैक्सिमम इंपैक्ट के लिए कैसे एक्सप्लेन करें? ग्रेट क्वेश्चन। फिड्यूशियरी ड्यूटी बैंकिंग का दिल है। तो मेरा पहला क्रॉस क्वेश्चन आपके लिए, हाउ कैन यू एक्सप्लेन फिड्यूशियरी ड्यूटी इन सिंपल वर्ड्स इन एन आंसर टू मेक इट पावरफुल? क्विक आंसर ये है, इसे आप ट्रस्टीशिप या अमानती रिश्ता कह सकते हैं। बैंक कस्टमर के एसेट्स का कस्टोडियन है, उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी उस पैसे को प्रोटेक्ट करना है, यूज नहीं करना, भले ही किसी अच्छे काम के लिए हो। अमानती रिश्ता, ये पावरफुल है। तो मैनेजर ने वो ट्रस्ट तोड़ा। नेक्स्ट एथिकल इशू क्या है? दूसरा इशू इसका कोर कॉन्फ्लिक्ट है, कंपैशन वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स। दिल कह रहा है हेल्प करो, दिमाग कह रहा है रूल मत तोड़ो। यही इस केस स्टडी का सेंट्रल क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है। और तीसरा तो काफी डायरेक्ट है, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इंटेंशन क्या था, ये फिर भी फंड्स का गलत इस्तेमाल है, जो मुझे क्लासिक एथिक्स क्वेश्चन पर लाता है। पूछिए। मेरा दूसरा क्रॉस क्वेश्चन, इफ द इंटेंशन इज गुड, कैन द एक्शन बी जस्टिफाइड? व्हाट डू यू थिंक? क्विक आंसर दोस्त, एथिक्स में मीन्स और एंड्स दोनों क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। एक नोबल रिजल्ट जो अनएथिकल तरीके से अचीव किया गया हो, वो एथिकली क्वेश्चनेबल ही रहता है। आप गलत रास्ता लेकर सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। वाह, ये लाइन तो जबरदस्त है। ओके, चौथा इशू क्या है? चौथा इशू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सब कुछ चुपचाप किया गया। ये बैंक के वर्क कल्चर के लिए एक बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है। ये ऑनेस्टी की जगह सीक्रेसी को बढ़ावा देता है, जो मुझे मेरे तीसरे क्रॉस क्वेश्चन पर लाता है। हाउ डज वन सच सीक्रेट एक्शन क्रिएट अ डेंजरस प्रेसिडेंट? इतना रिस्की क्यों है ये? क्विक आंसर, ये रूल ब्रेकिंग को नॉर्मलाइज कर देता है। अगर एक इंसान बच निकलता है तो दूसरों को भी लग सकता है कि अपने गुड रीजंस के लिए रूल्स तोड़ना ठीक है, जो इंटरनल कंट्रोल्स का पूरा कोलैप्स कर सकता है। मेक सेंस। एक स्लिपरी स्लोप है ये। ठीक है, और क्या? पांचवा इशू, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैनेजर ने एक कॉलीग के साथ पर्सनल रिलेशनशिप को अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी से ऊपर रखा। और आखिर में छठा और सबसे डरावना इशू, पोटेंशियल फॉर सिस्टेमिक रिस्क। सिस्टेमिक रिस्क? हाँ, अगर सभी बैंक मैनेजर्स ऐसा करने लगे तो पूरा बैंकिंग सिस्टम जो ट्रस्ट पर चलता है कोलैप्स हो सकता है। वाओ। मेरा चौथा क्रॉस क्वेश्चन, हाउ कैन वन स्मॉल मिस्टेक बाय वन मैनेजर बिकम अ सिस्टेमिक रिस्क? थोड़ा एग्जैजरेशन नहीं लग रहा? क्विक आंसर, ये डोमिनो इफेक्ट जैसा है। छोटे रिपीटेड गलत काम समय के साथ सिस्टम के इंटेग्रिटी को खत्म कर देते हैं। इसे एक बड़े से डैम में एक छोटी सी दरार की तरह सोचो। एक दरार छोटी लग सकती है पर वो पूरे स्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज करती है। फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन। अब क्वेश्चन के पार्ट बी पर चलते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ द बैंक मैनेजर्स बिहेवियर।
हम उसके एक्शंस को अलग अलग एथिकल पर्सपेक्टिव से कैसे एनालाइज करें? एक्सेलेंट। हम कुछ क्लासिक एथिकल फ्रेमवर्क्स यूज कर सकते हैं। पहला, डियोंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो इमैनुअल कांट से आता है। ठीक है। ये व्यू कहता है कि एक्शंस अंजाम से परे अपने आप में सही या गलत होते हैं। तो इस नजर से पैसे लेने का एक्शन गलत था, पीरियड। ड्यूटी है रूल्स फॉलो करना, सिंपल। ओके, रूल्स हैं, पर इस बात का क्या कि एक जान बच गई? ये हमें लाता है यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव पर, जो जॉन स्टुअर्ट मिल से है। ये व्यू आउटकम पर फोकस करता है। अच्छा। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि एक जान बच गई जिससे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर क्रिएट हुई, पर प्रॉब्लम यह है कि ये व्यू डोमेंट अकाउंट होल्डर के राइट्स और बैंक के ट्रस्ट को हुए लॉन्ग टर्म डैमेज को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। राइट। तो मेरा 5वां क्रॉस क्वेश्चन है, इन एन आंसर हाउ डू यू क्रिटिक द यूटिलिटेरियन व्यू हियर? ये शॉर्ट साइटेड क्यों लग रहा है? क्विक आंसर, आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ इमीडिएट दिखने वाला आउटकम, जान बच गई, पर फोकस करता है और लॉन्ग टर्म ना दिखने वाले नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, ट्रस्ट का लॉस, सिस्टम कोलैप्स का पोटेंशियल को इग्नोर करता है। इसने जंग तो जीत ली पर लड़ाई हार गया। परफेक्ट। तो हमारे पास रूल बेस्ड व्यू है और आउटकम बेस्ड व्यू। और कोई एंगल? हाँ, वर्च्यू एथिक्स पर्सपेक्टिव से, जिसे एरिस्टोटल ने चैंपियन किया था, हम पूछते हैं एक वर्चुअस या आइडियल इंसान क्या करता? यहाँ मैनेजर ने इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और जस्टिस जैसी की वर्च्यूज नहीं दिखाई। ठीक है। और आखिर में हमें एक इंटेंट बेस्ड इवैल्यूएशन करना होगा। मैनेजर का इंटेंट नोबल था और उसने एक रीपेमेंट प्लान भी बनाया था। ये एक मिटिगेटिंग फैक्टर है दोस्त, पर ये जस्टिफिकेशन नहीं है। ये तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। अब आखिरी पार्ट सी, हाउ वुड यू रिएक्ट? आइडियल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? ओके, यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। पहले आपका इनिशियल रिएक्शन एम्पैथी होना चाहिए। आप कॉलीग से मिलो, उसकी कहानी सुनो और लोन चुकाने की उसकी जिम्मेदारी की तारीफ करो। ह्यूमन कनेक्शन से शुरू करना, आई लाइक दैट। फिर क्या? फिर आता है एथिकल स्टैंड पॉइंट। आपको ये क्लियर करना होगा कि आप उसकी सिचुएशन समझते हैं, पर रूल्स का ये ब्रीच सबके लिए एक सीरियस रिस्क है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए कि आप उसे स्ट्रांगली एनकरेज करें कि वो खुद सीनियर ऑफिशियल्स को मैटर रिपोर्ट कर दे। आपको प्रोसेस में उसके सपोर्ट में खड़े रहने का ऑफर देना चाहिए। और अगर वो मना कर दे? अगर वो मना करती है तो आपकी ड्यूटी इंस्टीट्यूशन के प्रति पहले आती है। आपको मैटर को अनोनिमसली इंटरनल चैनल्स जैसे विजिलेंस कमेटी के थ्रू रिपोर्ट करना होगा। ये एक टफ कॉल है। तो यहाँ आखिरी क्रॉस क्वेश्चन, इज इट बेटर टू गिव द कोलीग अ चांस फर्स्ट और जस्ट रिपोर्ट इट डायरेक्टली? और क्यों? क्विक आंसर, कोलीग को खुद आगे आने का चांस देना हमेशा बेहतर पहला कदम है। ये कंपैशन को प्रोसीजरल जस्टिस के साथ बैलेंस करता है और दिखाता है कि आपका मकसद प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सिर्फ लोगों को पनिश करना नहीं। और इसको फ्यूचर में रोकने के लिए कुछ? वो आखिरी क्रूशियल स्टेप है, एक प्रिवेंटिव अप्रोच। आपको मैनेजमेंट को सजेस्ट करना चाहिए कि वो एक ऑफिशियल एम्प्लॉय इमरजेंसी फंड बनाए। ये एक सिस्टमैटिक सोल्यूशन क्रिएट करता है ताकि कोई और ऐसी चॉइस करने पर मजबूर ना हो। अच्छा आइडिया है। कंक्लूजन सिंपल है, इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी सबसे ऊपर है। जान बचाना नोबल है, पर तरीका भी एथिकल होना चाहिए। ऑसम, ये तो एक आंसर स्ट्रक्चर करने की मास्टर क्लास है। ओके सब लोग, ये अगली लाइन आपके कंक्लूजन के लिए प्योर गोल्ड है। चलो पॉज करके प्रैक्टिस करो। While the manager's action was driven by compassion, it was a severe breach of fiduciary duty, which is the bedrock of the banking system. Rehearse this line. ये एक विनर है। इन शॉर्ट, ये केस हमें सिखाता है कि पर्सनल एम्पैथी प्रोफेशनल एथिक्स को ओवरराइड नहीं कर सकती और सिस्टेमिक सॉल्यूशंस हमेशा इंडिविजुअल ब्रीचेस से बेहतर होते हैं। कूल ना? सुपर कूल। तो हमने अभी एक ऐसा डिलेमा देखा जहां रूल्स और एम्पैथी एक ऑफिस के अंदर टकरा गए। पर क्या होता है जब आप फील्ड में हो, एक फुल ब्लोन डिजास्टर के बीच, और रूल बुक ही जान बचाने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाए? हाँ, चलिए उस सिचुएशन में चलते हैं। लेट्स जंप टू दैट। लेट्स डू इट। केस स्टडी नंबर 2, 2023 से। क्वेश्चन, अ लैंडस्लाइड अकर्ड। You as district magistrate. You are also a qualified medical doctor. The available blood is from voluntary donors, but it is not certified by a recognized blood bank. B. Evaluate the options available to you being district magistrate of the area. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एस्टैब्लिश्ड मेडिकल प्रोटोकॉल्स एंड द अर्जेंट नीड टू सेव लाइव्स इन अ क्राइसिस। Perfect. तो इसको फ्रेम करते हैं, हेडिंग सेविंग अ लाइफ वर्सेस फॉलोइंग द रूल बुक। ओके। इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ये है, आप एक डिजास्टर जोन में डीएम है। एक प्रेग्नेंट लेडी को जिंदा रहने के लिए इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। आपके पास डोनर्स का ब्लड है, पर वो सर्टिफाइड ब्लड बैंक से नहीं है। तो आप उसकी जान बचाएंगे या मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे? ये मुझे वॉरजोन्स की कहानियों की याद दिलाता है, जहां डॉक्टर्स को लिमिटेड अनस्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट के साथ सर्जरी करनी पड़ती है। उनके पास परफेक्ट कंडीशंस नहीं होती, पर उन्हें जान बचाने के लिए स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, अक्सर रूल्स को बेंड या ब्रेक करके। एक एक्सीलेंट रियल लाइफ एग्जांपल है। तो चलिए आंसर स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करना होगा। राइट। ये कोई नॉर्मल दिन नहीं है, ये एक लाइफ और डेथ इमरजेंसी है, एक रिमोट इनएक्सेसिबल एरिया में जो लैंडस्लाइड से कट ऑफ है। स्टेक होल्डर्स हैं प्रेग्नेंट लेडी, उनके हस्बैंड और न्यूबॉर्न, आप, डीएम और डॉक्टर दोनों, आपकी रेस्क्यू टीम और पूरी कम्युनिटी। कॉन्टेक्स्ट यहाँ सब कुछ है, ठीक है। अब पार्ट ए पर आते हैं, एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड। पहला क्या है? पहला एक क्लासिक है, ड्यूटी वर्सेस मोरालिटी। एक डीएम के तौर पर आपकी ड्यूटी है कानून का पालन करना और मेडिकल प्रोटोकॉल्स फॉलो करना। हाँ। पर एक इंसान और एक डॉक्टर के तौर पर आपकी मोरालिटी चिल्ला रही है, उसकी जान बचाओ। ये अल्टीमेट क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है। ये मुझे मेरे पहले क्रॉस क्वेश्चन पर लाता है, डज एन इमरजेंसी सिचुएशन जस्टिफाई हैविंग अ डिफरेंट सेट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स? क्विक आंसर, एब्सोल्युटली।
एथिक्स हमेशा कंटेक्चुअल होती हैं। नेसेसिटी का प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी अक्सर एक्सट्रीम इमरजेंसीज में ऐसे एक्शंस अलाउ करता है जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल होंगे। वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी यूज करने के लिए की फ्रेज लग रहा है। दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू फिर से मीन्स वर्सेस एंड्स है। क्या एक रिस्की मेथड, अनटेस्टेड ब्लड यूज करना एक नोबल गोल, जान बचाना, के लिए जस्टिफाइबल है? ये रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का एक बहुत टफ कैलकुलेशन है। और आपकी डीएम की पोजीशन का क्या? आप रूल तोड़ते हैं तो आप एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं कि रूल्स तोड़े जा सकते हैं। अगर आप रूल फॉलो करते हैं और लेडी मर जाती है तो आप पर इनएक्शन और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी का आरोप लग सकता है। मतलब आप एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन में है। मेरा दूसरा क्रॉस क्वेश्चन, हाउ कैन अ डीएम प्रोटेक्ट देयर टीम फ्रॉम लीगल एक्शन इफ दे डिसाइड टू ब्रेक द रूल्स? ये डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा डर होगा। क्विक आंसर, डीएम लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है डिसीजन को ऑफिशियली डॉक्यूमेंट करके, लिखित में पूरी जिम्मेदारी लेकर, और एक्शन को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का हवाला देकर जस्टिफाई करके। इससे एक ऑफिशियल पेपर ट्रेल बन जाता है। डॉक्यूमेंटेशन ही की शील्ड है, ठीक है। बाकी एथिकल इश्यूज क्या है? एक है वायलेशन ऑफ राइट्स। प्रॉपर टेस्टिंग के बिना ब्लड देना टेक्निकली लड़के के राइट टू सेफ मेडिकल ट्रीटमेंट का वायलेशन कर सकता है। और पांचवा? लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस, बिना स्क्रीनिंग के ब्लड देना नेग्लिजेंस या लापरवाही मानी जा सकती है। ठीक है। आखिरी इशू है अकाउंटेबिलिटी वर्सेस द मॉरल ड्यूटी ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का डर है, पर उनका हिपोक्रेटिक ओथ उन्हें मदद करने के लिए मजबूर करता है। तो मेरा तीसरा क्रॉस क्वेश्चन प्रैक्टिकल है। In such a chaotic situation, how can a DM ensure the documentation is strong enough for a future inquiry? क्विक आंसर, कोई भी जरूरी तरीका यूज करके एक क्लियर कॉन्टेम्पोरेनियस रिकॉर्ड बनाएं। एक प्री प्रिपेयर्ड इमरजेंसी लॉग, एक सिंपल नोटबुक या एक वॉइस नोट का इस्तेमाल करके टाइम, डेट, एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, वर्बल और रिटन कंसेंट और सभी इन्वॉल्व लोगों के नाम रिकॉर्ड करें। Great practical advice. अब पार्ट बी पर चलते हैं। Options available to the DM. Option 1 क्या है? ऑप्शन 1, अलाउ इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन। इसके प्रोज साफ हैं। ये लाइफ सेविंग है, एक ह्यूमैनिटेरियन एक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को अपहोल्ड करता है। और कॉन्स? कॉन्स भी क्लियर है। ये मेडिकल प्रोटोकॉल का वायोलेशन है, इन्फेक्शन का रिस्क है और आपकी टीम के लिए पोटेंशियल लीगल लायबिलिटी क्रिएट करता है। ये मुझे चौथे क्रॉस क्वेश्चन पर लाता है। What is the single biggest risk of choosing option 1? क्विक आंसर, सबसे बड़ा रिस्क है एक नेगेटिव मेडिकल आउटकम। अगर लेडी को इन्फेक्शन हो जाता है या ब्लड से कोई फेटल रिएक्शन हो जाता है तो लाइफ सेविंग अटेम्प्ट एक ट्रेजेडी और एक लीगल नाइटमेयर बन जाता है जिससे आप बच नहीं सकते। High risk, high reward. दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2, वेट फॉर सप्लाई फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड ब्लड बैंक। इसके प्रोज, ये लीगली सेफ है और आपकी टीम को किसी भी लायबिलिटी से बचाता है। कॉन्स, डिले से लेडी और उसके बेबी की मौत लगभग तय है, जिससे आम जनता में गुस्सा फैल सकता है और ये एक बहुत बड़ी मॉरल फेलियर होगी। ये तो कावर्ड्स ऑप्शन जैसा लग रहा है, लीगली सेफ पर मॉरली बैंकक्रप्ट। तो सबसे अच्छा रास्ता क्या है? ये हमें लाता है ऑप्शन 3 पर, परमिट द ट्रांसफ्यूजन बट विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कंसेंट। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। Okay. ये जान बचाने की एथिकल ड्यूटी और लीगल रिस्क को कम करने की जरूरत को बैलेंस करता है। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के अंडर लीगली जस्टिफाई किया जा सकता है। इसका एक ही कौन है कि ये टेक्निकली अभी भी एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल का वायलेशन है। एक लीडर के लिए इकलौता रियल चॉइस लग रहा है। तो मेरा आखिरी क्रॉस क्वेश्चन, हाउ कैन दिस ऑप्शन बी मेड लीगली एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल? इसके मैजिक इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? क्विक आंसर, मैजिक इंग्रेडिएंट्स है 1, हस्बैंड और वॉलंटरी डोनर से रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना। 2, एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस का एक डिटेल ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाना। 3, डीएम का लिखित में ऑफिशियली जिम्मेदारी लेना। परफेक्ट। तो रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन ऑप्शन 3 है, ट्रांसफ्यूजन ऑथराइज करो, हर चीज डॉक्यूमेंट करो और बाद में इस इंसिडेंट को यूज करके फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए बेहतर फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल्स के लिए एडवोकेट करो। यही तो एथिकल लीडरशिप है। हाँ बिल्कुल, आपको लीगल फ्रेमवर्क और ह्यूमन डिग्निटी के इम्पेरेटिव के बीच के ग्रे एरिया को नेविगेट करना होगा। अब ये आपके आंसर्स के लिए एक पावरफुल लाइन है, पॉज करके प्रैक्टिस करो। In a crisis, ethical leadership requires balancing rigid protocols with the humanitarian imperative to save lives, often by invoking the doctrine of necessity. Practice it. इन शॉर्ट, ये केस दिखाता है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में एक लीडर को एक प्रैग्मेटिक और करेजियस चॉइस लेना पड़ता है, जिसे जरूरत से जस्टिफाई किया जाता है और थोरो डॉक्यूमेंटेशन से बैक किया जाता है। Excellent. अब एक डिजास्टर जोन से चलिए एक थोड़े शांत माहौल में चलते हैं, एक कॉर्पोरेट सेटअप। पर यहाँ डायलेमा प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच उतना ही इंटेंस है। आई एम रेडी। लेट्स डाइव इनटू केस स्टडी 3। ये क्वेश्चन 2023 से है, रशिका, एक जॉइंट सेक्रेटरी के बारे में। इसमें लिखा है, एट 9 PM ऑन सैटरडे इवनिंग, रशिका, her boss calls her for a meeting. She feels that she is not able to do justice to her family. See, imagine you are in a similar situation. What suggestions would you make to mitigate such working conditions? और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है द क्लासिक एथिकल डिलेमा ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, स्पेशली फॉर विमेन इन डिमांडिंग रोल्स। ये वाला तो बहुत से लोगों को रिलेट करेगा। हेडिंग, द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ये है, रशिका एक सुपर डेडिकेटेड ऑफिसर है, पर उनकी डिमांडिंग जॉब उनकी फैमिली लाइफ पर पूरी तरह हावी हो रही है। वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच रही हैं और महसूस कर रही हैं कि उन्हें एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है।
डिलेमा उनकी ड्यूटी के प्रति डेडिकेशन और उनकी फैमिली के प्रति जिम्मेदारी के बीच है। और रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए ये इंडिया और दुनिया भर में लाखों वर्किंग मदर्स की कहानी है। वो ऑफिस में डेडलाइंस और घर पर ड्यूटीज के बीच कॉन्स्टेंटली जगल करती हैं, जिससे अक्सर सिवियर बर्नआउट होता है। ये एक सिस्टेमिक इशू है दोस्त, सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं। ये एक क्रूशियल पॉइंट है। ये उसकी गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है। तो इस आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करें? इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए हम फिर से स्टेक होल्डर्स को पहचानेंगे। राशिका, उनकी फैमिली, हस्बैंड और बच्चे, उनकी मिनिस्ट्री, उनके बॉस और कोलीग्स, और सोसाइटी एट लार्ज, जिसकी ऑफिसर्स और विमेन दोनों से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है। कोर कॉन्फ्लिक्ट उनके प्रोफेशनल रोल और उनके पर्सनल फेमिलियल रोल के बीच है। क्रिस्टल क्लियर। अब बॉडी के लिए पार्ट ए, द एथिकल इश्यूज। पहला तो साफ है, वर्क लाइफ बैलेंस। इसकी कमी एक कांस्टेंट क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस क्रिएट करती है। एग्जैक्टली। दूसरा इशू है कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज का क्लैश। एक तरफ एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पर देश के प्रति उनकी ड्यूटी है, दूसरी तरफ उनकी फैमिली, खासकर बच्चों के प्रति उनकी मॉरल ड्यूटी है। ठीक है। ये मुझे एक क्रॉस क्वेश्चन पर लाता है, डज डेडिकेशन टू ड्यूटी मीन बीइंग अवेलेबल 24/7? इसके खिलाफ कैसे आर्ग्यू करें? क्विक आंसर, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि ट्रू डेडिकेशन एफिशिएंसी और सस्टेनेबल हाई परफॉर्मेंस के बारे में है। कांस्टेंट ओवरवर्क बर्नआउट की तरफ ले जाता है, जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी को कम करता है। तो रेस्ट कोई लग्जरी नहीं है, ये सस्टेन्ड एक्सीलेंस के लिए एक जरूरत है। ब्यूटिफुली पुट। तीसरा एथिकल इशू है जेंडर्ड एक्सपेक्टेशंस। सोसाइटी और अक्सर वर्क प्लेसेस वर्किंग मदर्स पर डबल बर्डन डालते हैं। उनसे वर्क में स्टार परफॉर्मर और घर पर परफेक्ट केयरगिवर होने की उम्मीद की जाती है। ये सोशल इनजस्टिस का मामला है। ये एक गहरी समस्या है। आगे क्या है? चौथा, अ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज से वीकेंड्स और देर रात तक काम एक्सपेक्ट करती है, तो ये एक पॉलिसी फेलियर है। ये ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस की कमी दिखाता है। और पांचवा, इस सब का नतीजा है पोटेंशियल फॉर बर्नआउट, जो सिर्फ रशिका के लिए नहीं बल्कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बुरा है। मेरा दूसरा क्वेश्चन, हाउ कैन अ सिंगल ऑफिसर पुश बैक अगेंस्ट एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑफ ओवरवर्क विदाउट बीइंग लेबल्ड एज नॉट डेडिकेटेड और लेजी? क्विक आंसर, स्ट्रेटेजिक होकर। आप ऑफिशियल वर्क आवर्स के दौरान एक्सेप्शनल एफिशिएंसी दिखाकर, बाउंड्रीज पोलाइटली पर मजबूती से सेट करके और पर्सनल टाइम की जरूरत को लॉन्ग टर्म हाई परफॉर्मेंस मेंटेन करने और बर्नआउट से बचने की स्ट्रैटेजी के रूप में फ्रेम करके ऐसा कर सकते हैं। तो आप इसे ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए फ्रेम करते हैं। स्मार्ट। अब क्वेश्चन का पार्ट बी, वुमेन्स वर्किंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉज के बारे में पूछता है। कुछ बता सकती हैं? ऑफ कोर्स, सोर्स मटेरियल में की एक्ट्स मेंशन्ड हैं। हमारे पास द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 है, जो 26 हफ्ते की पेड लीव और क्रैश फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। फिर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस पॉश एक्ट 2013 है, एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट के लिए। ओके। हमारे पास द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 भी हैं। ये अच्छी लिस्ट है। मेरा तीसरा क्रॉस क्वेश्चन, हाउ डू दीज लॉज व्हिच आर अबाउट मैटरनिटी लीव और सेफ्टी डायरेक्टली हेल्प इन राशिका स्पेसिफिक सिचुएशन ऑफ ओवरवर्क? क्विक आंसर, जबकि ये ओवरटाइम को डायरेक्टली एड्रेस नहीं करते, ये उस फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करते हैं कि स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन वुमेन के लिए एक हेल्दी, सेफ और इक्विटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस प्रिंसिपल को एक रीजनेबल वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आर्ग्यू करने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। समझ गया, ये लॉ की स्पिरिट के बारे में है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, पार्ट सी, सजेशंस टू मिटिगेट दीज कंडीशंस। क्या किया जा सकता है? सजेशंस इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल एक्शंस का मिक्स होने चाहिए। पहला, प्रमोट ऑर्गेनाइजेशनल सेंसिटाइजेशन। कल्चर को ऊपर से बदलना होगा। सुपीरियर्स को अपनी और अपनी टीम की पर्सनल टाइम की रिस्पेक्ट करके एग्जाम्पल सेट करना होगा। अच्छा। दूसरा, पर्सनल लेवल पर वर्क आवर्स के दौरान प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना। तीसरा, घर पर अपने पार्टनर से बात करके और जिम्मेदारियां शेयर करके सपोर्ट सीख करना। चौथा, और ये बड़ा है, एडवोकेट फॉर पॉलिसी चेंजेस। इंपॉर्टेंट है। हाँ, और ये मेरे चौथे क्रॉस क्वेश्चन की तरफ ले जाता है, हाउ प्रैक्टिकल इज इट फॉर अ रिलेटिवली जूनियर ऑफिसर टू एडवोकेट फॉर पॉलिसी चेंजेस लाइक फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स? वो ये कैसे कर सकते हैं? क्विक आंसर, इसे डिप्लोमेटिकली किया जा सकता है। आप डेटा बैक्ड प्रपोजल्स प्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स या प्राइवेट कंपनी से सक्सेसफुल एग्जांपल्स दे सकते हैं, और इसे एम्प्लॉय वेलबींग और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए एक विन विन के रूप में फ्रेम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। कुछ और सजेशंस, प्रमोट अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, जहां ओपन डायलॉग को इनकरेज किया जाता है। ऑफिस में हाई क्वालिटी क्रैश फैसिलिटीज जैसे सपोर्ट सिस्टम्स बनाना। और आखिरी में, राइट टू डिस्कनेक्ट जैसी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज को प्रमोट करके डिफाइंड वर्क बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करना। राइट टू डिस्कनेक्ट, मैंने सुना इसके बारे में। आखिरी क्रॉस क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट टू डिस्कनेक्ट एंड व्हाई इज इट एथिकली इंपॉर्टेंट? क्विक आंसर, ये एम्प्लॉइज का एक प्रपोज्ड राइट है कि वो ऑफिस आवर्स के बाद वर्क रिलेटेड कॉल्स या ईमेल्स में एंगेज ना हो। ये एथिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, बर्नआउट से बचाता है और उनके पर्सनल लाइफ के फंडामेंटल राइट की रिस्पेक्ट करता है। ये तो बहुत रेलेवेंट है। तो यहाँ कंक्लूजन ये है कि एथिकल गवर्नेंस सिर्फ बाहर करप्शन से लड़ना नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस बनाने से शुरू होता है। प्रिसाइसली, ये एक ऐसी लाइन है जो आपके आंसर को स्टैंड आउट कर देगी। पॉज करके इसे प्रैक्टिस करें। Balancing hard work with humane working conditions is not a sign of weakness, but a mature ethical imperative for any modern organization. Go on, practice it. मिनी रिकैप,
इन शॉर्ट ये केस सिखाता है कि वर्क लाइफ बैलेंस एक ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक पर्सनल स्ट्रगल नहीं, और इसके लिए सिस्टमैटिक सॉल्यूशंस चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल एडजस्टमेंट्स नहीं। परफेक्ट। तो हमने पर्सनल डिलेमास और सिस्टमैटिक डिलेमास देखे। अब एक ऐसे केस पर चलते हैं जो दोनों को मिलाता है, एक इंडिविजुअल द्वारा बनाया गया टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट और उसे ठीक करने की एक लीडर की सिस्टमैटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 4 सवाल कहता है, यू हैव जस्ट बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अ वेरी टैलेंटेड एंड इनोवेटिव लेडी ऑफिसर सीमा is being harassed by the chief architect. Seema is contemplating tendering her resignation. What would be your response to Seema's predicament? और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है वर्कप्लेस हरासमेंट, अब्यूज ऑफ पावर एंड द टेस्ट ऑफ एथिकल लीडरशिप। ये काफी इंटेंस लग रहा है। इसे फ्रेम करते हैं, हेडिंग हैंडलिंग सीनियरिटी ईगो वर्सेस न्यू टैलेंट। तो सिचुएशन ये है, एक सीनियर इनसिक्योर चीफ आर्किटेक्ट एक टैलेंटेड जूनियर ऑफिसर सीमा को लगातार हरास और साइडलाइन कर रहा है। आप नए बॉस हैं, एडीजी, आपको प्रोजेक्ट और सीमा का करियर दोनों बचाना है। बिल्कुल। ये एक क्रिकेट टीम का कैप्टन होने जैसा है, जहां एक सीनियर स्टार प्लेयर एक नए ब्रिलियंट यंग प्लेयर से एक थ्रेट महसूस कर रहा है और उसे डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहा है। कैप्टन के तौर पर आपका काम है नए टैलेंट को प्रोटेक्ट करना और सीनियर के ईगो को मैनेज करना ताकि टीम जीत सके। ये एक परफेक्ट एनालॉजी है। अब आंसर स्ट्रक्चर के लिए इंट्रोडक्शन में स्टेक होल्डर्स हैं। आप एजीजी, चीफ आर्किटेक्ट, सीमा, प्रोजेक्ट टीम, सीपीडब्ल्यूडी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और पब्लिक जो एक अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया गया प्रोजेक्ट चाहती है। ठीक है। यहाँ कोर कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस और इनोवेशन के बीच और एक इंसान के ईगो और प्रोजेक्ट के गोल के बीच है। गॉट इट। अब बॉडी ए, एथिकल इश्यूज, वो क्या है? पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, वर्कप्लेस हरासमेंट। ये सीमा के एक सेफ और डिग्निफाइड वर्कप्लेस के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। दूसरा, अब्यूज ऑफ पावर एंड हायरार्की। चीफ आर्किटेक्ट अपनी सीनियरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तीसरा, कॉम्प्रोमाइज ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस। सीमा के इनोवेटिव आइडियाज को साइडलाइन करके वो एक्टिवली प्रोजेक्ट के आउटकम को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये सिर्फ उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं है, ये काम के बारे में है। और क्या? चौथा, डैमेज टू ऑर्गेनाइजेशनल मोरल एंड रेपुटेशन। अगर टैलेंट के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है तो कोई वहां काम नहीं करना चाहेगा। पांचवा, एक क्लियर वायोलेशन ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। और छठा, अंडरमाइनिंग ऑफ मेरिटोक्रेसी। ये एक मैसेज भेजता है कि सीनियरिटी टैलेंट से ज्यादा मैटर करती है। ये मुझे मेरे पहले क्रॉस क्वेश्चन पर लाता है। द चीफ आर्किटेक्ट माइट से ही इज जस्ट बीइंग स्ट्रिक्ट टू मेंटेन क्वालिटी। आप स्ट्रिक्टनेस और हरासमेंट के बीच कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अपने आंसर में? क्विक आंसर, आप इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि स्ट्रिक्टनेस प्रोफेशनल इम्पर्सनल होती है और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए सब पर अप्लाई होती है। हरासमेंट दूसरी तरफ पर्सनल, टारगेटेड, डिमीनिंग होता है और एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बनाता है। आर्किटेक्ट के एक्शंस क्लियरली पर्सनल हैं। ये बहुत शार्प डिस्टिंक्शन है। दूसरा क्रॉस क्वेश्चन, हाउ डज दिस सिचुएशन हार्म द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल बियॉन्ड जस्ट दिस वन प्रोजेक्ट? क्विक आंसर, ये एक टॉक्सिक कल्चर ऑफ फियर बनाता है, यंग टैलेंट को बोलने या ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से डिस्करेज करता है और ये सिग्नल देता है कि चापलूसी इनोवेशन से ज्यादा अहम है। ये ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर ग्रोथ को खत्म कर देता है। तो दांव पर बहुत कुछ लगा है, ठीक है। अब बॉडी बी डिस्कस करते हैं। ऑप्शंस अवेलेबल टू यू एज द एडीजी। आपके पास कई ऑप्शंस हैं। आप कर सकते हैं 1. चीफ आर्किटेक्ट को प्राइवेटली काउंसिल करना। 2. उसके और सीमा के बीच एक कॉन्वर्सेशन मीडिएट करना। 3. कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए उनके रोल्स रीअसाइन करना। 4. फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म यूज करना, जैसे पॉश एक्ट के अंदर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ICC। या 5. टीम बेस्ड रिवॉर्ड्स प्रमोट करना ताकि फोकस इंडिविजुअल ग्लोरी से कलेक्टिव सक्सेस पर शिफ्ट हो। अच्छी रेंज ऑफ ऑप्शंस है। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट, बॉडी सी, योर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स एंड लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव मेजर्स। सीमा के लिए इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होगा? आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स टू सीमा बहुत क्रूशल है। आपको उसके साथ एक प्राइवेट मीटिंग करनी होगी। एम्पैथी के साथ सुनिए, उसे अश्योर कीजिए कि वो वैल्यूड है और उसकी चिंताओं को सीरियसली लिया जा रहा है। और इंपॉर्टेंट बात, आपको एक टीम मीटिंग में उसके आइडियाज को पब्लिकली अप्रिशिएट करने का मौका ढूंढना चाहिए। ये आखिरी पॉइंट इंटरेस्टिंग है। ये तीसरा क्रॉस क्वेश्चन, why is publicly appreciating Seema's ideas such a crucial step for a leader in this situation? क्विक आंसर, ये दो पावरफुल मकसद पूरे करता है। ये सीमा का खोया हुआ कॉन्फिडेंस तुरंत रिस्टोर करता है और चीफ आर्किटेक्ट और पूरी टीम को एक साफ अनअम्बिगुअस मैसेज भेजता है कि उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस को टॉप लीडरशिप वैल्यू करती है। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। और लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में क्या, ताकि ये दोबारा ना हो? एक हेल्दी कल्चर बनाने के लिए आपको शुरू करना चाहिए 1. सभी स्टाफ के लिए रेगुलर जेंडर सेंसिटाइजेशन और एथिक्स ट्रेनिंग। 2. एक रोबस्ट और ट्रस्टेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, शायद एक अनोनिमस फीडबैक ऑप्शन के साथ। 3. एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो सीनियर और जूनियर ऑफिसर्स को कंस्ट्रक्टिवली जोड़े। 4. एक 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम। मेरा चौथा क्रॉस क्वेश्चन, हाउ डज अ 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम स्पेसिफिकली प्रिवेंट सच बिहेवियर? क्विक आंसर, एक 360 डिग्री सिस्टम में जूनियर्स और पीयर्स को भी अपने सुपीरियर्स पर फीडबैक देने का मौका मिलता है। ये सीनियर ऑफिसर्स को उनके बिहेवियर और लीडरशिप स्टाइल के लिए सबके प्रति अकाउंटेबल बनाता है, ना कि सिर्फ अपने बॉसेस के प्रति, जो एक ट्रेडिशनल टॉप डाउन रिव्यू सिस्टम नहीं कर सकता। ये हर दिशा से अकाउंटेबिलिटी बनाता है। लव इट। आखिरी क्रॉस क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटी यू नीड टू शो इन दिस सिचुएशन? क्विक आंसर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है करेज ऑफ कन्विक्शन।
एक जूनियर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पावरफुल सीनियर एम्प्लॉय को कन्फ्रंट करने का साहस, फेयरनेस और ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ को एक झूठी शांति बनाए रखने से ऊपर रखना। तो कंक्लूजन ये है कि एक लीडर का असली काम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहां टैलेंट थ्राइव कर सके, सिर्फ सर्वाइव नहीं। परफेक्ट। यहाँ एक लाइन है जो इस पूरे केस स्टडी को कैप्चर करती है। चलिए इसे बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। Ethical leadership must foster an environment where both the project and the people behind it can thrive by actively protecting merit and ensuring psychological safety. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एक सच्चा लीडर मेरिट के लिए एक ढाल और एक सेफ वर्कप्लेस का रक्षक होता है, ये साबित करते हुए कि ह्यूमन डिग्निटी और इंस्टीट्यूशनल गोल्स एक साथ चल सकते हैं और चलने चाहिए। Excellent summary. अब फिजिकल वर्कप्लेस से चलिए वर्चुअल वर्कप्लेस में चलते हैं। सोशल मीडिया की वाइल्ड दुनिया। लेट्स डू इट। केस स्टडी नंबर 5 2023 से सोशल मीडिया से डील करता है। सवाल है, यू होल्ड अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इन अ मिनिस्ट्री, योर 11-year-old सन इज बीइंग बुलीड, अ वीडियो ऑफ दिस इज मेड वायरल। Discuss the pros and cons of using social media by you to put across the facts to counter the malicious campaign. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है एथिकल इश्यूज इन द यूज ऑफ सोशल मीडिया, साइबरबुलिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू फेक प्रोपेगेंडा। ये एक मॉडर्न डे नाइटमेयर है। चलिए सीन सेट करते हैं। हेडिंग, फाइटिंग फायर विद फायर, द सोशल मीडिया डायलेमा। सिचुएशन ये है, आपके 11 साल के बेटे को स्कूल और ऑनलाइन बुली किया जा रहा है। जब आप बुलीज के पेरेंट्स को कन्फ्रंट करते हैं तो वो एक फेक एडिटेड वीडियो बनाकर सर्कुलेट कर देते हैं ताकि आप अग्रेसर लगें। वीडियो वायरल हो जाता है। अब आप क्या करेंगे? बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। ये एक डिजिटल ही सेड शी सेड सिचुएशन है। किसी ने आपके बारे में एक बड़े व्हाट्सएप ग्रुप में गंदी अफवाह फैला दी। आप चुप रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये शांत हो जाए, या आप उसी ग्रुप में रिप्लाई करेंगे ये जानते हुए कि शायद आप ड्रामा को और बड़ा कर दें। बहुत ही रिलेटेबल एनालॉजी है इंट्रोडक्शन के लिए। स्टेक होल्डर्स हैं आप और आपकी स्पाउस, आपका बेटा, प्राइमरी विक्टिम, बुली बच्चे और उनके परिवार, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आपके कॉलीग्स और पब्लिक। कोर इशू डिसइंफॉर्मेशन फैलाने और इंडिविजुअल्स को हरास करने के लिए सोशल मीडिया का वेपनाइजेशन है। राइट। चलिए बॉडी पर चलते हैं। सोशल मीडिया के एथिकल इश्यूज जो ये केस हाईलाइट करता है। पहला जाहिर है साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट। ये एक बच्चे के डिग्निटी और सेफ एनवायरनमेंट के राइट का ग्रेव वायलेशन है। दूसरा, डेफेमेशन एंड फेक प्रोपेगेंडा। एक डॉक्टर्ड वीडियो फैलाना ट्रूथफुलनेस और फेयरनेस के प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है। तीसरा, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, क्योंकि आपकी और आपके बेटे की इमेजेस बिना कंसेंट के सर्कुलेट की गई। और ऑनलाइन सब कुछ इतना लॉलेस लगता है। वो ही चौथा इशू है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सोशल मीडिया की अनोनिमिटी और स्पीड लोगों को ऐसे बिहेव करने के लिए हिम्मत देती है जैसे वो आमने सामने कभी नहीं करते। और पांचवा, सबसे डैमेजिंग इशू, इन्वॉल्व्ड बच्चों पर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ये मुझे मेरे पहले क्रॉस क्वेश्चन पर लाता है। ऑनलाइन चीजें एम्बिग्यूअस हो सकती हैं। आप एक हार्मलेस जोक और एक्चुअल बुलिंग के बीच लाइन कहां ड्रॉ करते हैं? आप इसे एक आंसर में कैसे डिफाइन करेंगे? क्विक आंसर, एक जोक का मकसद सभी इन्वॉल्व्ड लोगों के लिए फनी होना होता है और ये आमतौर पर एक बार की घटना होती है। बुलिंग तब होती है जब ह्यूमर किसी के खर्च पर हो, समय के साथ रिपीट हो, दुख दे और एक पावर इम्बैलेंस इन्वॉल्व करे। मकसद दुख पहुंचाना होता है, हंसाना नहीं। ये बहुत क्लियर डेफिनेशन है। मेरा दूसरा क्रॉस क्वेश्चन, व्हाट इज द एथिकल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम इन सच केसेस? क्या वो सिर्फ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म्स हैं? क्विक आंसर, नहीं, वो सिर्फ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म्स नहीं है, वो एक सोशल एनवायरनमेंट के क्यूरेटर्स हैं। उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बुलिंग के खिलाफ क्लियर, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रखें, इजी टू यूज रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करें और हार्मफुल कंटेंट, खासकर जब उसमें माइनर्स इन्वॉल्व हो, तेजी से हटाने के लिए एक्ट करें। वो पब्लिशर्स हैं, सिर्फ पाइप्स नहीं। गॉट इट। अब बॉडी बी के मेन डिलेमा पर आते हैं, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यू यूजिंग सोशल मीडिया टू काउंटर द कैंपेन। प्रोज क्या है? प्रोज ये हैं, आप मिस इन्फॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर सकते हैं और अपनी साइड ऑफ द स्टोरी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप अपनी डिग्निटी और प्रोफेशनल रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप इस मौके को एक बड़े ऑडियंस को साइबर बुलिंग के खतरे के बारे में एजुकेट करने के लिए यूज कर सकते हैं और आप दूसरे विक्टिम्स को बोलने के लिए एम्पावर कर सकते हैं। पर रिस्क बहुत बड़े लग रहे हैं। कॉन्स क्या हैं? कॉन्स बहुत सिग्निफिकेंट है। पहला, ये आपके बच्चे को पब्लिक स्क्रूटनी और ज्यादा ट्रोलिंग के लिए और एक्सपोज कर सकता है। दूसरा, एक ऑनलाइन लड़ाई में एंगेज करना शायद आग में घी का काम करे। ठीक है। तीसरा, और ये एक मेजर एथिकल प्रॉब्लम है, इसे आपकी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज माना जा सकता है। चौथा, आप माइनर्स को पब्लिकली आइडेंटिफाई करने के लिए लीगल इश्यूज में फंस सकते हैं, भले ही वो बुलीज हों। वो ऑफिशियल पोजीशन के मिसयूज वाला पॉइंट की है। मेरा तीसरा क्रॉस क्वेश्चन, व्हाई इज यूजिंग योर ऑफिशियल पोजीशन टू रिस्पॉन्ड टू अ पर्सनल मैटर अ मेजर एथिकल कंसर्न? क्विक आंसर, क्योंकि ये एक मैसिव पावर इम्बैलेंस क्रिएट करता है। आपका ऑफिशियल टाइटल दूसरे परिवारों को धमकाने के एक टूल के रूप में देखा जा सकता है, एक पर्सनल विवाद को पब्लिक ऑफिस के अब्यूज में बदल सकता है और लोगों का आपकी इम्पार्शियलिटी में विश्वास कम कर सकता है। पर्सनल को प्रोफेशनल से अलग रखना होगा। तो मेरा चौथा क्रॉस क्वेश्चन, व्हाट इज अ बेटर फर्स्ट स्टेप देन पोस्टिंग अ काउंटर वीडियो ऑनलाइन? क्विक आंसर, एक बेहतर पहला कदम है रिस्पॉन्सिबल ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन से इंगेज करना, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और अगर मुमकिन हो तो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स से एक फॉर्मल मीडिएटेड चैनल के थ्रू।
ये इशू को कंटेन करता है और पब्लिक ड्रामा के बजाय बच्चों के वेलफेयर पर फोकस करता है। और मेरा आखिरी क्रॉस क्वेश्चन, हाउ डज द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट प्ले हर रोल हियर? क्विक आंसर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में किसी भी प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व किसी भी माइनर की आइडेंटिटी रिवील करने के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है, चाहे वो विक्टिम हो या परपेट्रेटर। अपने काउंटर वीडियो में बुलीज को पब्लिकली आइडेंटिफाई करना इस कानून का वायलेशन हो सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि आग से आग बुझाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। इसे एक्सट्रीम कॉशन और एथिक्स के साथ करना चाहिए और अक्सर ऑफलाइन चैनल्स कहीं ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। एग्जैक्टली। तो इस विचार को इंटरनलाइज करने के लिए रिहर्स करें। While social media can be a powerful tool for truth, its use in personal conflicts, especially involving minors, must be measured, respectful, and ethically guided to avoid causing more harm. Mini recap. In short, ये केस डिजिटल एथिक्स के कॉम्प्लेक्सिटीज को हाईलाइट करता है, जहां सही रिस्पॉन्स के लिए पब्लिक क्लैरिफिकेशन और एक माइनर की प्राइवेसी की रक्षा करने की सर्वोपरि ड्यूटी के बीच एक नाजुक बैलेंस की जरूरत होती है। फैंटास्टिक। अब एक पर्सनल डिजिटल क्राइसिस से चलिए एक मैसिव सिस्टेमिक सोशल ईविल की तरफ बढ़ते हैं जो जमीन पर है। Okay, let's tackle this head on. केस स्टडी नंबर 6 2020 से रंपुरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में है। सवाल कहता है, रंपुरा, a remote district inhabited by a tribal population, is marked by extreme backwardness and abject poverty. The contractors are taking advantage of the situation and are employing minor girls. The local NGOs are also found to be compromised. What are the ethical issues involved? Which specific steps will you initiate to ameliorate the conditions? इसका ब्रॉड माइक्रो थीम काफी भारी है, चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोशल जस्टिस। ये एक डीसी के लिए सच में एक टफ सिचुएशन लग रही है। इसे फ्रेम करते हैं। हेडिंग, द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। तो आप रामपुरा के डीसी हैं, एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर्स माइनर लड़कियों को दूसरे स्टेट में खतरनाक बीटी कॉटन फार्म्स में काम करने ले जाते हैं। यहाँ तक कि लोकल एनजीओज भी इसमें शामिल हैं। आप क्या करेंगे? सोचिए, ये समस्या एक लीकी बकेट भरने जैसी है। आप सिर्फ पानी डालते रहेंगे रेस्क्यू ऑपरेशंस करके, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपको बकेट के होल्स को ही फिक्स करना पड़ेगा। गरीबी, शिक्षा की कमी और लोकल जॉब्स की कमी। वो लीकी बकेट एक सिस्टमिक प्रॉब्लम के लिए परफेक्ट एनालॉजी है। इंट्रोडक्शन के लिए आप स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, माइनर लड़कियां, प्राइमरी विक्टिम्स, उनके पेरेंट्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, फार्म ओनर्स, कॉम्प्रोमाइज्ड एनजीओज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आप और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। आपको इसे एक गहरी सिस्टेमिक प्रॉब्लम के रूप में फ्रेम करना होगा, न कि सिर्फ एक अलग थलग क्राइम के रूप में। राइट। तो यहाँ कोर एथिकल इश्यूज क्या हैं? पहला और सबसे साफ है चाइल्ड लेबर। ये लड़कियों के एजुकेशन, हेल्थ और एक डिग्निफाइड चाइल्डहुड के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन और कई कानूनों में गारंटी किया गया है। दूसरा मूल कारण, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये वो सिस्टमिक फेलियर है जो इस एक्सप्लॉयटेशन को होने देता है। तीसरा, कॉम्प्रोमाइज्ड एनजीओज का इशू। ये ट्रस्ट का एक मैसिव ब्रीच है, क्योंकि एनजीओज को कमजोर लोगों का रक्षक माना जाता है। और चौथा, क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर वर्सेस प्राइवेट गेन, जहां कॉन्ट्रैक्टर्स और फार्म ओनर्स इंसानी दुख से मुनाफा कमा रहे हैं। मेरा पहला क्रॉस क्वेश्चन एक सेंसिटिव है। आर द पेरेंट्स हु सेंड देयर चिल्ड्रन टू वर्क विक्टिम्स और अकॉम्प्लिसेस? एक एडमिनिस्ट्रेटर को उन्हें कैसे देखना चाहिए? क्विक आंसर, एथिकली उन्हें मुख्य रूप से उनकी परिस्थितियों के विक्टिम्स के रूप में देखा जाना चाहिए। वो अक्सर बेहद गरीबी और विकल्पों की कमी से मजबूर होते हैं, जबकि वो पार्टिसिपेंट्स हैं। एथिकल लेंस उन्हें सिस्टम द्वारा मजबूर किए गए के रूप में देखता है, जिससे एक्सप्लॉयटर्स और सिस्टम खुद प्राइमरी दोषी बन जाते हैं। ये कंपैशनेट और प्रैक्टिकल अप्रोच है। मेरा दूसरा क्रॉस क्वेश्चन, हाउ कैन यू एज अ डीसी ensure that the new NGOs you work with are not also compromised? क्विक आंसर, उनके साथ पार्टनरशिप करने से पहले थरो ड्यू डिलिजेंस करके। इसमें उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना, उनकी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, उनकी कम्युनिटी रेपुटेशन और गवर्नमेंट सपोर्ट पाने वाले किसी भी एनजीओ के लिए रेगुलर सोशल ऑडिट्स और परफॉर्मेंस रिव्यूज का सिस्टम बनाना। ट्रस्ट बट वेरीफाई। ठीक है। अब क्वेश्चन के मेन पार्ट पर आते हैं। द स्पेसिफिक स्टेप्स यू विल इनिशिएट। सोर्स मटेरियल एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच सजेस्ट करता है। शॉर्ट टर्म स्टेप्स क्या हैं? शॉर्ट टर्म इमीडिएट स्टेप्स क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में है। पहला, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन उन लड़कियों का जो पहले ही ट्रैफिक हो चुकी हैं। ये दूसरे स्टेट की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में सावधानी से करना होगा। ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। आपको कॉन्ट्रैक्टर्स, फार्म ओनर्स और कॉम्प्रोमाइज्ड एनजीओ ऑफिशियल्स के खिलाफ सभी रेलेवेंट लॉज जैसे चाइल्ड लेबर एक्ट, पॉक्सो और एंटी ट्रैफिकिंग लॉज के तहत केसेस फाइल करने होंगे। तो रेस्क्यू एंड पनिश। मीडियम टर्म के बारे में क्या? मीडियम टर्म स्टेप्स लोकल रेजिलियंस बनाने के बारे में है। पहला, एम्पावर एथिकल लोकल एनजीओज ताकि वो वॉचडॉग्स और सपोर्ट सिस्टम्स के रूप में काम कर सकें। अच्छा। दूसरा, गांवों में महिलाओं और युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करना ताकि ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स प्रोवाइड की जा सकें। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, स्कूल्स को मजबूत करके और मिड डे मील्स और स्कॉलरशिप्स जैसे इंसेंटिव्स देकर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव करना ताकि लड़कियां स्कूल में रहें। ये मुझे मेरे तीसरे क्रॉस क्वेश्चन पे लाता है। व्हाई इज एम्पावरिंग लोकल एनजीओज ऑफन मोर इफेक्टिव देन ब्रिंगिंग इन बिग आउटसाइड वंस? क्विक आंसर, क्योंकि लोकल एनजीओज के पास कम्युनिटी का ट्रस्ट होता है। वो लोकल बोली और रिवाज समझते हैं और वो ज्यादा सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे सकते हैं। वो सोल्यूशन के फैब्रिक का हिस्सा होते हैं, ना कि सिर्फ एक बाहरी पैच। बिल्कुल।
हाँ सही बात है। अब लॉन्ग टर्म सिस्टेमिक सॉल्यूशंस के बारे में क्या? लॉन्ग टर्म स्टेप्स लीकी बकेट को फिक्स करने के बारे में है। पहला, स्ट्रेंथ इन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जैसे MNRGA, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट के लिए, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, फूड सिक्योरिटी के लिए। दूसरा, परिवार की आय बढ़ाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करना। तीसरा, चाइल्ड लेबर के दुष्परिणाम और शिक्षा के महत्व के बारे में मैसिव पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करना। मेरा चौथा क्रॉस क्वेश्चन, हाउ डू समथिंग लाइक लैंड रिफॉर्म्स कनेक्ट टू स्टॉपिंग चाइल्ड लेबर? लिंक तुरंत साफ नहीं है। क्विक आंसर, लैंड रिफॉर्म्स गरीब भूमिहीन परिवारों को छोटी पर सस्टेनेबल जमीन दे सकते हैं। ये उनकी आय और फूड सिक्योरिटी को सीधे तौर पर इंप्रूव करता है, उस आर्थिक मजबूरी को कम करता है जो उन्हें अपने बच्चों को काम करने के लिए बाहर भेजने पर मजबूर करती है। ये समस्या की जड़ पर हमला करता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। अमेजिंग। तो इस केस के लिए आखिरी क्रॉस क्वेश्चन, इन दिस एंटायर मल्टी प्रॉन्ग प्लान व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? क्विक आंसर, डीसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल एक कोऑर्डिनेटर और एक कैटलिस्ट का है। उन्हें वो ड्राइविंग फोर्स बनना होगा जो सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स, लॉ एनफोर्समेंट, वेलफेयर, एजुकेशन, NGOs और कम्युनिटी को एक कॉमन गोल की तरफ काम करने के लिए एक साथ लाए। वो स्ट्रैटेजी को काम करने के लिए लीडरशिप और पॉलिटिकल विल प्रोवाइड करते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि आप एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम को एक सिंगल एक्शन से सॉल्व नहीं कर सकते। आपको एक होलिस्टिक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की जरूरत है जो इमीडिएट रेस्क्यू को लॉन्ग टर्म एम्पावरमेंट के साथ जुड़े। एग्जैक्टली। चलिए इसकी आइडिया की प्रैक्टिस करते हैं। पॉज करके इस लाइन को जोर से बोलिए। A multi-pronged approach involving strict enforcement, community empowerment, and sustainable development is crucial to break the vicious cycle of poverty and child labor. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट ये केस सिखाता है कि गहरी सोशल प्रॉब्लम्स के लिए इमीडिएट हार्ड इंटरवेंशंस और लॉन्ग टर्म सॉफ्ट सॉल्यूशंस दोनों की जरूरत होती है जो मूल आर्थिक कारणों को एड्रेस करें। फैंटास्टिक। और अब हमारी आखिरी केस स्टडी 2020 से। ये एक सिविल सर्वेंट की इंटेग्रिटी का अल्टीमेट टेस्ट है। आई एम रेडी। सवाल कहता है, यू आर अ म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ अ लार्ज सिटी। A portion of the roof of a newly constructed mall collapses, causing the death of 4 laborers. The builder has a reputation for being ruthless. He is a close relative of a powerful minister. He offers you a huge bribe and also threatens you. A lady officer who's your junior is also being used by the builder to falsely file a case against you under the POSH Act. Explain your selected course of action. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है करप्शन, पब्लिक सेफ्टी एंड मेंटेनिंग इंटेग्रिटी अंडर इमेंस प्रेशर। ये तो एक प्रेशर कुकर सिचुएशन है। हेडिंग, अपहोल्डिंग इंटेग्रिटी अगेंस्ट द नेक्सस। शॉर्ट स्टोरी ये है, आप एक ईमानदार म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, एक मॉल की छत गिर जाती है, लोग मर जाते हैं। आपकी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन इलीगल था और पुअर क्वालिटी मटेरियल्स यूज किए गए थे। ओह गॉड। बिल्डर पावरफुल है, आपका अपना सीनियर प्रीवियस कमिश्नर जिसने प्लान अप्रूव किया था शायद इन्वॉल्व है, और आपको रिश्वत और एक झूठे सेक्सुअल हरासमेंट केस दोनों से धमकाया जा रहा है। आप क्या करेंगे? ये क्लासिक विसल ब्लोअर्स डिलेमा है। आपने एक बड़ा स्कैम पकड़ा है जिसमें पावरफुल लोग इन्वॉल्व है। क्या आप इसे एक्सपोज करेंगे और अपना करियर, सेफ्टी और रेपुटेशन रिस्क में डालेंगे या चुप रहेंगे? डिलेमा का एक परफेक्ट समरी। इंट्रोडक्शन में स्टेक होल्डर्स हैं डिसीज्ड और इंजर्ड लेबरर्स और उनके परिवार, बिल्डर, म्युनिसिपल ऑफिशियल्स पास्ट और प्रेजेंट, मिनिस्टर और पब्लिक जिनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हुई है। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल साफ है, जस्टिस वर्सेस इमेंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिस्क। चलिए एथिकल इश्यूज लिस्ट करते हैं, वो काफी बड़े लग रहे हैं। हमारे पास डेरेलेक्शन ऑफ ड्यूटी है उन ऑफिशियल्स द्वारा जिन्होंने फॉल्टी प्लान अप्रूव किया। हमारे पास बिल्डर, ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस के नेक्सस में कलूजन एंड करप्शन है। पब्लिक के सेफ एनवायरनमेंट के राइट का वायलेशन है। एक पूरी तरह से लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका सीनियर या दोस्त इन्वॉल्व है। बिल्डर और मिनिस्टर द्वारा अब्यूज ऑफ पावर और पब्लिक वेलफेयर वर्सेस प्राइवेट गेन का फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ये एक माइनफील्ड है। मेरा पहला क्रॉस क्वेश्चन, इन सच अ सिचुएशन इफ यू फाइंड आउट योर फ्रेंड और अ रिस्पेक्टेड सीनियर इज इन्वॉल्व्ड, हाउ डू यू सेपरेट पर्सनल लॉयल्टी फ्रॉम योर प्रोफेशनल ड्यूटी? सिचुएशन के लिए एम्पैथेटिक हो सकते हैं, पर आपके प्रोफेशनल एक्शंस सिर्फ एविडेंस और रूल ऑफ लॉ से गाइड होने चाहिए। इसके लिए बहुत इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए। मेरा दूसरा क्रॉस क्वेश्चन, द थ्रेट ऑफ अ फेक पॉश केस इज अ वेरी सीरियस एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ इंटिमिडेशन। हाउ डू यू हैंडल इट विदाउट गेटिंग डीरेल्ड फ्रॉम मेन इन्वेस्टिगेशन? क्विक आंसर, आपको इसे स्ट्रेटेजिकली ट्रीट करना होगा, इमोशनली नहीं। धमकी को तुरंत डॉक्यूमेंट करें, अपने लीगल काउंसिल से कंसल्ट करें और प्रोएक्टिवली अपने सुपीरियर्स या एक एंटी करप्शन बॉडी को इस ब्लैकमेलिंग की कोशिश के बारे में इन्फॉर्म करें। आप इसे बिल्डर की जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश का एक और एविडेंस के रूप में फ्रेम करते हैं, ना कि डरने वाले एक पर्सनल अटैक के रूप में। उनके हथियार को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना स्मार्ट। तो यहाँ ऑप्शंस क्या अवेलेबल है? सोर्स मटेरियल 3 साफ रास्ते बताता है। ऑप्शन 1, सकम टू प्रेशर, रिश्वत ले लो या इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप कर दो, ये बिल्कुल अनएथिकल है। ऑप्शन 2, कंडक्ट अ सुपरफिशियल इंक्वायरी, ये एक कायरतापूर्ण डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी है। ऑप्शन 3, कंडक्ट अ थरो एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नो मैटर द कॉन्सिक्वेंसेस, यही एक लौता सही और एथिकल रास्ता है। तो चलिए ऑप्शन 3 पर बेस्ड सिलेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन को डिटेल में देखते हैं। स्टेप्स क्या हैं? ये क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इमीडिएट एक्शन, एक्सीडेंट साइट को सिक्योर करें और विक्टिम्स के परिवारों के लिए तुरंत रिलीफ और कॉम्पेंसेशन इंश्योर करें। ओके। इन्वेस्टिगेशन,
एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी बनाएं और सभी एविडेंस बिल्डिंग प्लान्स, मटेरियल सैंपल्स, विटनेस स्टेटमेंट्स इकट्ठा करें। एक्शन। एविडेंस के आधार पर सभी इन्वॉल्व लोगों, बिल्डर, आर्किटेक्ट, जिम्मेदार म्युनिसिपल ऑफिशियल्स, चाहे कितने भी सीनियर हों, के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस, FIRs फाइल करें। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट बनाने के लिए इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक करें। सिस्टमिक रिफॉर्म, फ्यूचर ट्रेजेडीज को रोकने के लिए बिल्डिंग कोड्स और इंस्पेक्शन प्रोसेस में चेंजेस रेकमेंड करें। अच्छा। काउंटरिंग थ्रेट्स, हर धमकी को डॉक्यूमेंट करें और प्रोटेक्शन के लिए लीगल चैनल्स यूज करें। और आखिर में सीक सपोर्ट। ये आखिरी पॉइंट इंटरेस्टिंग है। मेरा तीसरा क्रॉस क्वेश्चन, why is involving outside bodies like the media or anti-corruption agencies an important strategic step for the officer? क्विक आंसर, क्योंकि पब्लिक प्रेशर और स्क्रूटनी क्रिएट करता है। जब केस पब्लिक आई में होता है तो पावरफुल इंडिविजुअल्स के लिए इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करना या ऑफिसर को नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मीडिया और हायर एजेंसीज एक ढाल की तरह काम कर सकती हैं। तो आप इंटीग्रिटी के लिए कोलिशन बनाते हैं। चौथा क्रॉस क्वेश्चन, what is the one foundational value of a civil servant that is being tested to its absolute limit here? क्विक आंसर वो है करेज ऑफ कन्विक्शन। सही क्या है ये जानने और उसे इमेंस प्रेशर, धमकियों और पर्सनल रिस्क के बावजूद करने की क्षमता। ये एक ऑफिसर की रीढ़ की हड्डी का फौलाद है। रीढ़ की हड्डी का फौलाद, I love that. आखिरी क्रॉस क्वेश्चन, how does this case powerfully show that so-called small acts of corruption can lead to massive human tragedy? क्विक आंसर, ये करप्शन की स्लिपरी स्लोप को परफेक्टली डेमोन्स्ट्रेट करता है। जो शायद एक इंस्पेक्टर को दी गई छोटी सी रिश्वत या एक दोस्त के लिए एक रूल को ओवरलुक करने का छोटा सा फेवर से शुरू हुआ, उसका सीधा नतीजा पुअर मटेरियल्स और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल था, जिससे इंसानी जानों का नुकसान हुआ। ये दिखाता है कि पब्लिक सर्विस में इंटेग्रिटी पर हार्मलेस कॉम्प्रोमाइज जैसी कोई चीज नहीं होती। तो कंक्लूजन ये है कि पब्लिक सर्विस में इंटेग्रिटी और पब्लिक ट्रस्ट नॉन निगोशिएबल हैं। एक ऑफिसर की अल्टीमेट ड्यूटी कानून और पब्लिक वेलफेयर के प्रति है, ना कि पावरफुल इंडिविजुअल्स के प्रति। एब्सोल्युटली। ये आखिरी लाइन याद रखने के लिए एक पावरफुल है। चलिए इसे बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। बाय चूजिंग टू अपहोल्ड एथिकल प्रिंसिपल्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स, द कमिश्नर नॉट ओनली डिलीवर्स जस्टिस बट ऑल्सो रिस्टोर्स पब्लिक ट्रस्ट इन द सिस्टम एंड प्रिवेंट्स फ्यूचर ट्रेजेडीज। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ये केस एक सिविल सर्वेंट के करेज ऑफ कन्विक्शन का अल्टीमेट टेस्ट है। ये जोर देकर कहता है कि जस्टिस और पब्लिक सेफ्टी हमेशा करप्शन और प्रेशर पर हावी होने चाहिए। क्या सेशन था, हमने आज बहुत सारा ग्राउंड कवर किया है। ये एक डीप डाइव से कहीं ज्यादा था। ये एक एक्सपीडिशन था। ठीक है, चलिए एक फाइनल रिकैप करते हैं। तो आज हमने एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के ब्रॉड माइक्रो थीम को 7 इनक्रेडिबल केस स्टडीज के थ्रू रिपीट किया। हाँ, पहले हमने देखा कि कैसे एक बैंक मैनेजर को एम्पैथी और अपनी फिडेशियरी ड्यूटी के बीच चुनना पड़ा। दूसरा, हमने समझा कि कैसे एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक डिजास्टर में रूल्स को बेंड करके जान बचाई, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का इस्तेमाल करके। तीसरा, हमने एक जॉइंट सेक्रेटरी के स्ट्रगल के जरिए वर्क लाइफ बैलेंस के सिस्टेमिक इशू के बारे में जाना। चौथा, हमने देखा कि कैसे एक ADG ने वर्कप्लेस हरासमेंट को डिसाइसिवली हैंडल करके मेरिटोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया। पांचवा, हमने सोशल मीडिया बुलिंग के रिस्पॉन्स के कॉम्प्लेक्स प्रोज एंड कॉन्स को एनालिसाइज किया। छठा, हमने देखा कि कैसे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने चाइल्ड लेबर से लड़ने के लिए उसके मूल कारणों पर हमला करके एक होलिस्टिक मल्टी प्रोंग प्लान बनाया। और आखिर में हमने एक म्युनिसिपल कमिश्नर का अद्भुत साहस देखा, जो एक करप्ट और पावरफुल नेक्सस के आगे नहीं झुका। इन सभी केसेस में कॉमन थ्रेड दोस्त, रूल्स, इमोशंस, बाहरी प्रेशर और ह्यूमैनिटी और जस्टिस के प्रति अल्टीमेट ड्यूटी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। ये एक बिल्कुल ब्रिलियंट समरी था। और अब मैं सबके लिए एक आखिरी प्रोवोकेटिव थॉट छोड़कर जा रहा हूँ। थोड़ा सोच लो, अगर आपको यकीन से पता हो कि एक अनएथिकल एक्शन जैसे एक झूठ बोलना 100 लोगों की भलाई कर सकता है और एक बिल्कुल एथिकल एक्शन जैसे सच बोलना उनका नुकसान करेगा, तो आप क्या चुनेंगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? एक बहुत ही चैलेंजिंग सवाल है सोचने के लिए। इस पर सोचना जरूर। और अगर आपको ये इनक्रेडिबली डिटेल्ड डीप डाइव पसंद आया और आप ऐसी और मास्टर क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो गहरा सोचना पसंद करता है। अगली बार तक सोचते रहिए और सीखते रहिए।